Good evening, student. And today we are going to discuss the sum approach to find the output of the convolution encoder. तो प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको ये डिस्कस किया था कि आपका कन्वोल्यूशन कोड होता क्या है, हमने ये ब्रीफ किया था। फिर हमने उसमें आपको जनरेटर मैट्रिक्स के बारे में बताया था कि व्हाट्स अबाउट जनरेटर मैट्रिक्स एंड देन about the generator polynomial in the form of x, and also the message which is in the bits form, how it is converted into the polynomial, and then finally we get the code which is the multiplication of the message and generator polynomial, and finally we get the code which is also in the form of the polynomials, and after that we have again converted into the bit stream by using the concept of the coefficient and the power of the x। हमने बताया था किस तरीके से कोफिशिएंट हम लिखते हैं, मतलब x के सारे टर्म्स को देख के, एंड फाइनली आफ्टर गेटिंग द आउटपुट, अब हमें वहाँ पे अगर आपके आउटपुट डिफरेंट अगर आउटपुट हैं या डिफरेंट डिपेंड अपॉन आपके जनरेटर पॉलिनोमियल कितने हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे जनरेटर पॉइंट अकॉर्डिंग आपके डिफरेंट कोड्स भी होंगे, तो उन कोड्स का इंटरलेविंग का प्रोसेस यूज करके हम फाइनली वी गेट द आउटपुट हमने डिस्कस कर दिया। तो बेसिकली हमने किस तरीके से आपसे कन्वोल्यूशन जो इनकोडर था हमने आपको ये बताया था हाउ इनकोडर से कैसे हम जनरेटर पॉलिनोमियल लिखते हैं, या जनरेटर पॉलिनोमियल कैसे हम वेक्टर के फॉर्म में लिखते हैं। कभी कभी होता है जिससे लास्ट हमने डिस्कस किया था कि 1-0 के फॉर्म में भी हम लिखते हैं, सब मैंने ब्रीफ किया था। तो कुछ और भी आपके मेथड्स हैं टू गेट द आउटपुट, हम वो डिस्कस करेंगे। तो वो टॉपिक आपका है बेसिकली, इस टॉपिक को हम नेम देंगे दैट इज द कन्वोल्यूशनल इनकोडर। Convolution encoder means we can say that convolution coding, it is the process of the channel coding or decoding in which हम चैनल्स में डेटा को भेजने से पहले हम उसकी कोडिंग करते हैं। कोडिंग मीन्स कुछ हम एक्स्ट्रा बिट्स को ऐड करते हैं डिपेंड अपॉन वो हमारा चैनल इनकोडर किस तरीके से है। तो वो चीज़ हमें डिस्कस करना है। तो मैंने सारा चीज़ मैंने आपको ब्रीफ कर दिया, बट अब यहाँ पे प्रोसेस डिस्कस करेंगे। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ अप्रोच है। द फर्स्ट वन इज द time domain approach, second one transform domain approach, and last is the मैट्रिक्स मेथड। ठीक है, तो अगर हम कन्वोल्यूशन इनकोडर के बारे में अगर हम बात करते हैं तो वी कैन से दैट देयर आर द थ्री मेथड टू गेट द आउटपुट। द फर्स्ट वन इज द टाइम डोमेन अप्रोच, एंड सेकंड इज द ट्रांसफॉर्म अप्रोच, एंड लास्ट वन इज द मैट्रिक्स मेथड। तो अभी तक जो भी हमने आपको न्यूमेरिकल जो डिस्कस किया था, अबाउट 2-3-4 न्यूमेरिकल जो डिस्कस किया था, वो बेस्ड अपॉन दिस, इस पर हम पढ़ाए आपको है, दैट इज द ट्रांसफॉर्म डोमेन अप्रोच। जैसे आपका वहां पे इनकोडर का ब्लॉक डायग्राम दिया होगा, वहां से आप किस तरीके से जो मैसेज बिट स्ट्रीम होता था उस मैसेज को पॉलिनोमियल के फॉर्म में राइट करते हैं। देन अकॉर्डिंग टू द ब्लॉक डायग्राम ऑफ द कन्वोल्यूशन encoder, generate the generator polynomial and simply multiply the message polynomial with the generator polynomial, and finally we get the code, जिससे हमने डिस्कस कर दिए हैं हमें। तो अब टू डिफरेंस आपके अप्रोच और हमें डिस्कस करना है, जस्ट लाइक, एंड फर्स्ट वन इज द टाइम डोमेन अप्रोच, हमें इसको डिस्कस करना है, और इसको हम एक और नेम देते हैं कन्वोल्यूशन मेथड, इसको हम कह सकते हैं। ओके, आप लोग स्टूडेंट फाइनल ईयर के हैं तो आप लोग इसके बारे में जानते हैं कन्वोल्यूशन होता क्या है, वो आपने पढ़ा होगा। जैसे एक सिंपल छोटा मैं एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे मान लीजिए yn इज इक्वल टू xn hn, ऐसा कुछ आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा। ठीक है,
ये हमने एक हमने डिस्क्रीट सिग्नल लिया हुआ है, मींस बिकॉज हियर वी आर यूजिंग इन ब्रैकेट स्मॉल एन विच रिप्रेजेंट द डिस्क्रीट सिग्नल, and here xn is the input discrete signal and yn is the output discrete signal, और we know the system having the input and output, ये आप सब चीजें जानते हो। तो यहाँ पे है क्या कि ये एक टर्म आपका hn होता है वो इम्पल्स रिस्पॉन्स, दिस इज कॉल्ड इम्पल्स रिस्पॉन्स हम कहते हैं। मीन्स अगर आपके सिस्टम का अगर इम्पल्स रिस्पॉन्स अगर आपको पता है, अगर आप उसको इनपुट से मल्टीप्लाई करते हैं या कन्वोल्यूट करते हैं, या there is a convolution process between the input and the impulse response and finally we get the output. तो in this time domain approach और convolution method हमारा जो input है वो मैसेज के फॉर्म में है, as we know the generator polynomial जो हमने इसमें डिस्कस किया था, इसमें हमने ट्रांसफॉर्म डोमेन अप्रोच में, तो जनरेटर पॉलिनोमियल हमारा वो एज ए इम्पल्स रिस्पांस की तरह होता है। तो अगर हम वहाँ पे जनरेटर पॉलिनोमियल को और मैसेज को या जनरेटर जो सीक्वेंस here in this we called a sequence because here we are using the discrete signal, तो सीक्वेंस का नाम देंगे। तो हमारा जनरेटर जो सीक्वेंस जैसे जो कल हमने लिखा था इस तरीके से, मैंने बोला था ना G1 is equal to 101, हमने ऐसे लिख दिया, ये आपका सीक्वेंस होता है, दिस इज कॉल्ड द सीक्वेंस, ये आपका सीक्वेंस होता है। तो कभी भी अगर आपका जनरेटर सीक्वेंस अगर आपको गिवन दिया हुआ है और इनपुट सीक्वेंस या और आल्सो वी कैन से दैट मैसेज सीक्वेंस, अगर आप इन दोनों सीक्वेंस अगर मतलब कन्वोल्यूशन प्रोसेस अगर आप मतलब करते हैं एंड वी गेट द आउटपुट, और आउटपुट हमारा क्या होगा, वही हमारा कोडेड आउटपुट होगा। तो हमें ये प्रोसेस हमें देखना है। तो इन दिस वी आर डिस्कसिंग अबाउट द व्हाट इज द इंपल्स रिस्पांस एंड व्हिच इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ दिस वन, इसमें हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। एंड आल्सो वी नो द मैसेज सिग्नल जो एक्शन के फॉर्म में रिप्रेजेंट हुआ है, एंड फाइनली वी गेट द आउटपुट। ठीक है, हमें डिस्कस करना, तो मैं डिस्कस कर दूं ब्रीफ वो कैसे होता है, क्या प्रोसेस है, और फिर कल हम इस पे न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे कैसे न्यूमेरिकल में अप्रोच करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू AQ अगर हम बात करें पेपर में, तो इसमें से बेसिकली आप कोई पूछ सकता है। ट्रांसफॉर्म टाइम ये आपके मेन है, मैट्रिक्स तो रेयर ही है, बट इसमें से कोई भी मेथड आपका पूछ सकता है, चाहे वो टाइम डोमेन या ट्रांसफर डोमेन आपका हो। टाइम डोमेन अप्रोच, let the sequence G01, G11 up to GM1 denote impulse response of the adder which generate x1। जैसा हमने आपको हर जगह C1 के या C2 के लिया था, हमने यहाँ पर जनरलाइज फॉर्म इसको हमने x के फॉर्म में लिख दिया। अभी मैं फिगर में डिस्कस कर दूंगा मैं आपको। तो हमने मान लिया जैसे अभी मैंने जो G को लिखा था 101 समथिंग, जो भी इस तरीके से आपका ये सीक्वेंस होगा। डिनोट द इंपल्स रिस्पांस ऑफ द एडर विच जनरेट द x1। जैसे आपने जो मॉडुलो एडर को जो आपने यूज किया था, जो कन्वोल्यूशन प्रोसेस को कर रहा था, ठीक है, उसको इंडिकेट किया गया है। एंड सिमिलरली let the sequence टू मीन्स नेक्स्ट सीक्वेंस, बिकॉज वो डिपेंड करता है कि जैसे आपने बोला था ना, जैसे कल न्यूमेरिकल में लगवाया था, जनरेटर पॉलिनोमियल हमारे दो होते हैं, तो दो जनरेटर पॉलिनोमियल दो कोड्स हमारे जनरेट होंगे। सिमिलरली हियर आल्सो अगर आपके दो जनरेटर सीक्वेंस अगर होंगे तो उन दो जनरेटर सीक्वेंस के हिसाब से दो कोड हमारे जनरेट होंगे। तो हम यहाँ पे सिंपली हम इसको बस यूम कर रहे हैं। देन सिमिलरली
G12, G31, denote the impulse of the adder which generate X2. These impulse response are also called generator sequence of the code. तो हमने यहाँ पे मान लिया कि आपका एक सीक्वेंस आपका ये रहा, एक सीक्वेंस आपका ये रहा। इस सीक्वेंस की हेल्प से हमारा कोड x1 जनरेट हो रहा है और इस सीक्वेंस से हमारा x2 जनरेट हो रहा है। सिमिलरली अगर हमने एक और कोड मान लिया, मीन्स हमने लिख दिया G03 लिख दिया, मीन्स जहां पे आपका 2 हमारा 3 कर दिया, बाकी G0, G1, G2 अगर आपका है, तो अगर आपको नेक्स्ट कोड और अगर आपका जनरेट हो रहा है तो वो हमारा जनरेटिव सीक्वेंस होगा। तो ये दोनों जो हमारे जो सीक्वेंस हमने माना हुआ है, दीज आर द इंपल्स रिस्पांस एंड ऑल्सो कॉल्ड द जनरेटर सीक्वेंस ऑफ द कोड। ओके, ये हमने एज्यूम किया हुआ है, ये हमने एज्यूम किया हुआ है बिकॉज हम यहाँ पे अभी नॉर्मली हम दो ही कोड्स को हम यहाँ पे इंडिकेट कर रहे हैं। तो दो कोड के हिसाब से हमारा क्या होगा, दो जनरेटर सीक्वेंस हमारे होंगे जिसका डिस्कस कर दिया गया। ठीक है, अब कुछ टर्म आपके यहाँ पे और भी होंगे, उसको मैं डिस्कस करता हूँ वन बाई वन। तो चीजें आप लोगों को यहाँ पे समझ में आ रही होंगी जो चीजें लिखी गई हैं। After that, one known quantity, constant length that is represented by k is equal to n into m bits। ये होता है where n is equal to number of encoded output bits for every input bit। Capital M, this is a capital M is equal to number of storage elements in the शिफ्ट रजिस्टर। मीन्स और आपका एक छोटा सा फिगर बनाता हूँ, आप क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए हमने इस तरीके से एक बना दिया M, M1, M2, एक हमने मॉडुलो ले लिया, एक मॉडुलो ये लिया और ये लिया, and we get the code here x1, x2 output। message input storing as shift register।
तो यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ एक्चुअली जब हम कोड्स के बारे में बात करते हैं, और वन मोर क्वांटिटी दैट इज कांस्टेंट लेंथ एंड व्हिच कैन बी कैलकुलेटेड बाय k इज इक्वल टू स्मॉल n इनटू m बिट्स आपके हैं, where n is the number of encoded output bits for every input bit, means here we can say that, अब जैसे यही एग्जांपल में कंपेयर कर दूंगा, एंड वेयर m is the number of storing element in the shift register, as we know about shift register which is made from the flip flop, means how many one flip flop used to store the single bit. अगर आपका यहाँ पे 3 बिट का अगर आपका है, मीन्स एक जो सिंगल मैसेज है वो 3 बार उसकी प्रोसेसिंग होगी, मीन्स 3 स्टेप से पास होगा। यहाँ पर आपके 3 फ्लिप फ्लॉप्स लगे हुए हैं, 3 बिट्स का स्टोरेज है, तो वी कैन से दैट हियर कि जो स्टोरिंग एलिमेंट है वो कितने बिट्स को स्टोर करेगा, ठीक है। और इस फिगर में आपको दिख रहा है कि इसमें हमारे दो आउटपुट जनरेट हो रहे हैं, जो x1 और x2 आपका है, ये आउटपुट तीनों का XOR है और ये वाला आपका इन दो का XOR है, एंड वी गेट आउटपुट, ठीक है। तो हियर मैंने आप x1 x2 क्यों लिया, बिकॉज हमने जो स्टार्टिंग से जो ब्रीफ कर रहे हैं उसमें क्या है कि आपका जो x1 और x2 क्या है, दो सीक्वेंसेस हैं, दो सीक्वेंस के हिसाब से आपका ये जनरेट हो रहा है। तो अगर हम इसके अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पे अगर निकालना चाहें कि व्हाट इज द कांस्टेंट लेंथ ऑफ दिस वन, अगर आप लिखना चाहें तो यहाँ से हमारा कांस्टेंट लेंथ जो k होगा, और वो n आपका ये लिख रहा है दैट इज नंबर ऑफ द इनपुटेड आउटपुट बिट फॉर एवरी इनपुट बिट, मींस आप एक इनपुट बिट अगर दे रहे हैं तो उसके हिसाब से कितना आउटपुट हमारा जनरेट हो रहा है। इन दिस एग्जांपल देयर इज टू आउटपुट, हियर द स्मॉल वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय m इज इक्वल टू द नंबर ऑफ स्टोरेज एलिमेंट इन द शिफ्ट रजिस्टर, मींस आप जो है यहाँ पे ये आप देख सकते हैं कि ये हमारा कितने मींस जो कल हम फिगर बना रहे थे ऐसे ब्लॉक बना के हम डी लिखे थे, मींस कितने फ्लिप फ्लॉप आपके यूज हो रहे हैं, या तो आप वो देख लो कितने स्टोरिंग एलिमेंट है, या आप ऐसे देख के बता सकते हैं कि हमारे स्टोरिंग एलिमेंट यहाँ पे क्या है 3 है, तो यहाँ पे क्या होगा 3, देन वैल्यू ऑफ दिस इज इक्वल टू 6। तो इस केस में हमारा फॉर दिस एग्जांपल जो कांस्टेंट लेंथ हमारा क्या होगा, वो हमारा 6 बिट्स होगा, जो चीजें यहाँ लिखी गई हैं। तो इसी तरीके से कभी भी आप इनकोडर का फिगर देख के, जैसे अभी तक एग्जांपल में हमने इनकोडर का फिगर लिया था, आप इनकोडर के फिगर में हमने कल इस तरीके से ब्लॉक हमने ऐसे ब्लॉक के फॉर्म में बनाया था, और एक एक सिंगल ब्लॉक जो है वो फ्लिप फ्लॉप को इंडिकेट कर रहा था, ठीक है। तो सिमिलरली हम ये कह सकते हैं कि आप ये फ्लिप फ्लॉप को देख के आप ये कह सकते हैं कि जितने फ्लिप फ्लॉप होंगे उतने ही हमारे क्या स्टोरिंग एलिमेंट होंगे, और उतने ही हमारी ये कैपिटल N की वैल्यू होगी, और N आप देख सकते हैं कि कितने उसके आउटपुट है, उसके अकॉर्डिंग आप वी गेट द कांस्टेंट K, ये चीज आपकी होंगी, ठीक है। इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हैं। ओके, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑफ दिस कांस्टेंट लेंथ। तो हमने ये जो चीजें यूज होंगी वो हमने बता दिया। अभी तक आपने क्या, आपने दो सीक्वेंस को लिया जिसके द्वारा हमारा कोड जनरेट होगा, जिस एग्जांपल उसके अकॉर्डिंग हमने ये फिगर बनाया, वो हमने बना दिया, वो आपका जनरेट हो गया, और फिर आपका ये रहा, ठीक है। ये अभी तक रिक्वायरमेंट है। अब कैसे जनरेट होगा आपको वो देखना है। Let the incoming message be M0, M1, M4, the encoder generates the output sequence x1 and x2. These are obtained by convoluting the generator with
मैसेज, ठीक है। हमने यहाँ क्या लिखा हुआ है, आपको पता है हमारा जो इनकमिंग मैसेज है उसको हमने M0, M1, M2 अप टू जो भी आपके रहेंगे वो हमने यूज कर लिया। देन इनकोडर जनरेट्स the output sequence x1 x2 and these are obtained by simple convoluting, means हमें यहाँ पे convolution process करना है between the generator sequence and the message and we get the generator with the message। कैसे करेंगे मैं आपको वो चीज बता दे रहा हूँ। the sequence is given as x1 is equal to xi1 summation L is equal to 0 to capital M GL1 I माइनस L। ये आपका फॉर्मूला आपको दिख रहा है कि ये जो आउटपुट आपका सीक्वेंस जनरेट हो रहा है वो समेशन का साइन हो गया, जिसमें आपका ये जनरेटर सीक्वेंस वो हो गया और आपका ये मैसेज हो गया, क्योंकि हमने यहाँ पे स्मॉल m को यूज किया। और हियर इज द लिमिट दैट इज L इज इक्वल टू 0 टू M, और M ऑलरेडी आपने फाइंड कर चुके हो। M आप देखा था किस तरीके से आपके वो इंडिकेट करता है कि हमारा M की वैल्यू क्या होगी, दैट इज वो डिपेंड करता है कि वहाँ पर M हमारा जो है वो स्टोरिंग एलिमेंट जो वो कितने बिट्स का है। ओके, एंड हियर आल्सो वन कंडीशन इज देयर, दिस इज कंडीशन फॉर ऑल I इज इक्वल टू 0 1 2 जो भी वैल्यूज हो, एंड हियर M I माइनस L इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल L ग्रेटर देन I। ठीक है, यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जो ये M I माइनस L है इसकी वैल्यू 0 होगी फॉर ऑल इन दिस केस व्हेन, जैसे मान लीजिए आप I की कोई वैल्यू होगी, वो वैल्यू और मान लीजिए आपके L से छोटी हो, फिर हमारा क्योंकि जो मैसेज हमारा ये आपको दिख रहा है इंडिकेट हो रहा है, आपका M0 होना चाहिए, M1 होना चाहिए, M2 होना चाहिए, जो ये सबस्क्रिप्ट में जो लिखा हुआ है मीन, और ये सबस्क्रिप्ट जो वैल्यूज आपकी सारी वो पॉजिटिव है, क्योंकि आपकी वही वैल्यू होगी यहाँ पे, चाहे M1 होगा, चाहे M2 होगा, चाहे M3 या M4, जो भी डिपेंड अपॉन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I एंड L, इसके अकॉर्डिंग जो भी हमारा क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो उस केस में हमारी जो ये वाली वैल्यूज होंगी वो सिंपली जीरोस होगा। ठीक है, या सिंपली हियर वी कैन राइट, थोड़ा सा मैं सोल्व रहा हूँ, वो आपका M0 आप कह सकते हैं, वो M0 होगा, मींस दिस I माइनस 1 कैन बी रिप्लेस बाई 0 वैल्यू। ओके, तो ये हमारा एक्शन हो गया। सिमिलरली the sequence is given as x2 is equal to xi2 0 to capital M 2, again the condition is same for this sequence also, here तो आपको दिख रहा हो किस तरीके से आपने यहाँ पे सीक्वेंस को जनरेट कर रहे हैं, जो चीजें एक्सप्लेन की गई हैं, दैट इज x1 इज इक्वल टू xi, ये आपका जो है और ये आपका है वैल्यूज आपकी हैं, फिर आप डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज I और L की वैल्यूज के लिए आपको ये वैल्यूज मिल जाएगी, समेशन साइन होगा। जब मैं कल न्यूमेरिकल आऊँ तो आपको क्लियर है कैसे ये न्यूमेरिकल सॉल्व हो रहा है। तो ये जो सीक्वेंस है डिपेंड अपॉन एंड अकॉर्डिंग टू द एनकोडर फिगर कितने आपके आउटपुट्स हैं वो आप देखेंगे कैसे वो जनरेट हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग ये सीक्वेंस का फार्मूला आपका है। बाकी न्यूमेरिकल में कैसे हो रहा है वो मैं कल डिस्कस करूंगा। सिमिलरली मान लिया अगर आपका और भी सीक्वेंस हो, जैसे मान लिया आपको सिमिलरली मान लिया कोई आपका सीक्वेंस x3 हो गया, तीसरा आउटपुट आपका है, तो यहाँ पे जहां जहां 2 है वहां पे 3 हो जाएगा, मीन्स आपको प्रोसेस वो फॉलो करना है वो सबके लिए जितने भी आपकी सीक्वेंसेस हैं। ठीक है, तो बेसिकली आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। आप स्टार्टिंग हम देखेंगे वहाँ पे हमने k फाइंड किया, जो k हमारा था वो n मल्टीप्लाई बाई m था, फिर हमारे ये दो मेन फार्मूले हैं,
अब आगे कुछ हमें और भी चीजें यूज करनी है, जस्ट लाइक आप देखें अगर तो all addition in above equations as per mod 2 एडिशन रूल्स मीन्स वो इसके लिए बात कर रहा है। आपने यहाँ समेसन यूज किया तो समेसन यूज करने का मतलब है कि एडिशन होना ही होना है। तो यहाँ पे एडिशन सिंपल एडिशन ना हो कि आपका यहाँ पे क्या है मॉडुलो 2 एडिशन होगा। जैसे हमने बोला था किस तरीके से जब न्यूमेरिकल लगवाया था मैंने आपको, तो कैसे वहाँ पे एडिशन परफॉर्म हो रहा था आपको मैंने बताया था मैंने आपको, ठीक है। तो वो एडिशन आपका जो एडिशन होगा नॉर्मली मॉडुलो 2 ऑपरेशन है, मीन्स कोई भी नंबर कोई भी टर्म अगर आपके इवन नंबर में है तो वो टर्म आपका हट जाएगा। कोई भी ना आपका टर्म अगर आपके ऑड नंबर में है तो सिर्फ एक बार लिखा जाएगा, भले ही वो एक बार हो, 3 बार या 5 या 7 बार, भले ही कितनी बार हो। बिकॉज इन XOR गेट इफ द टू इनपुट्स आर सेम देन आउटपुट इज इक्वल टू 0 एंड इफ द इनपुट्स आर डिफरेंट देन आउटपुट इज इक्वल टू 1। तो वही रूल आपका यहाँ पे फॉलो करना है। ओके, आफ्टर दैट द टू sequences in above equations x1 and x2 are multiplexed by the switch, hence the output sequence जैसा आपको याद होगा डिपेंड अपॉन हम जो इंटरलीविंग का नाम लिया था कि हम एक एक करके बिट्स को एक बार पहले वाले को फिर दूसरे को फिर कॉमन लगाएंगे, फिर इंटरलीविंग करते हैं। जितने भी आपके आउटपुट होंगे उनको सारे के पहले जो बिट्स हैं उसको लेंगे, फिर कॉमन लगाएंगे, फिर आपके दूसरे जो सारे बिट्स हैं उसको लेंगे, इस तरीके से इंटरलीविंग करते हैं। तो यहाँ पर उसके लिए एक स्विच का यूज किया गया है या उसको मल्टीप्लेक्सिंग करते हैं। एज वी नो अबाउट द मल्टीप्लेक्सर मीन्स होता है कि आपको पैरेलल टू सीरियल कन्वर्टर होता है। सिमिलरली यहाँ पे भी हम वही चीज हम कर सकते हैं। तो जो सीक्वेंस बेसिकली आपका होगा वो कैसे राइट होगा उसको मैं लिख देता हूं। xi is equal to x01 x02 x11 x12 x21 x22 x31 x32 एंड सो वन, ठीक है। और हमारा जो आउटपुट होता है v1 1 इज इक्वल टू क्या होता है एंड सो वन। तो हमारा एक्चुअल जो आउटपुट हमारा ये मिलेगा जो आपको दिख रहा है एक्स आई इज इक्वल टू x01 x02 x11 x12, इस तरीके से आपके मिलते चले जाएंगे। एंड लास्ट आपको दिख रहा है यहाँ पे जो हमारा v1 एंड v2 जो है ये हमारा क्या है कि इंटरलीविंग किया गया। बिकॉज एक्चुअली जब हमने कल डिस्कस किया था इन द प्रोसेस ऑफ द ट्रांसफॉर्म मेथड,
जो हमने कैसे पॉलिनोमियल को मल्टीप्लाई करते थे एंड वी गेट द, तो पहले हमारा ये आउटपुट मिलता था, फिर इसकी हम इंटरलीविंग करते थे, बट इन दैट वी गेट फर्स्ट दिस वन, उसको हम ऐसे अलग कर सकते हैं। या सिंपली आप जो वैल्यूज को फाइंड करेंगे, जो फॉर्मूला भी यहाँ राइट किया था, हमने जो फॉर्मूला लिखा था, तो एक बार जो है आप ये वाला सारे फाइंड, क्या आप सारा वैल्यूज फाइंड कर लेंगे, दैट इज द बाइनरी वैल्यू, दैट इज 1 और 0, एंड देन सेकेंड को आप ऐसे फाइंड कर लेंगे और फिर दोनों को इंटरलीव कर देंगे। फिर इंटरलीव और मल्टीप्लेक्स बहुत सुटेबल वर्ड यूज होगा, क्योंकि इंटरलीविंग बच्चे काफी कंफ्यूज हो सकते हैं, तो हम यहाँ पे मल्टीप्लेक्सिंग का वर्ड यूज करेंगे। जैसे हम देखा होगा आपने, जैसे इसमें आपको ये मिल रहा है, इसमें आपको ये मिल रहा है, ठीक है। अगर हम देखें ऊपर वाला जो ये दोनों टर्म है, आपको यही दोनों आपको दिखा होगा, दैट इज x01 एंड x02, देन सेकेंड आपका ये रहा, देन थर्ड आपका ये रहा, देन फोर्थ आपका ये रहा। इस तरीके से हम इंटरलीविंग प्रोसेस करते हैं जो आपको दिख रहा है, ठीक है। तो ये आपका जो था टाइम डोमेन अप्रोच, जो यहाँ पे दिखाया गया आपको है, ये टाइम डोमेन अप्रोच था आपका, ठीक है, जो चीज़ें यहाँ दिखाई गई हैं। और बाकी इसके बाद का जो आपके टॉपिक हैं, दैट इज एक और मेथड आपको है, दैट इज अबाउट हाउ द मैट्रिक्स मेथड कैन बी यूज्ड, उसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। दिस इज ऑल अबाउट द टुडे टॉपिक।